चौथी सदी में जब महान गुप्त राजा समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो गुप्त राजवंश की गद्दी एक ऐसे राजा के हाथ में आई जो बेहद कमजोर था। जितनी साख समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से कमाई थी, उनका उत्तराधिकारी उतना ही कमजोर था। यह राजा इतना कमजोर था कि एक शक राजा की धमकी से डरकर अपनी ही पत्नी को उसके पास भेजने को तैयार हो गया था। अगर इस राजा के भाई ने वक्त रहते बात को संभाला नहीं होता तो शायद गुप्त साम्राज्य का पतन उसी राजा के हाथों हो जाता। आज बेहद कम लोग इस राजा को जानते हैं। कौन था वो राजा जो कमजोर था, जिसने अपनी पत्नी को ही दुश्मन के हाथों सौंपने को स्वीकार कर लिया था, और कौन था उसका वो भाई, वो राजकुमार जिसने अपनी बहादुरी और चतुराई से गुप्त साम्राज्य की इज्जत को बचा लिया। आज जानेंगे हिस्ट्री कनेक्ट के इस वीडियो में इस पूरी कहानी को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 370 के आसपास जब महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया। इनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त 370 के आसपास राजा बने और करीब 5 सालों तक गद्दी को संभाला। लेकिन रामगुप्त का प्रभाव समुद्रगुप्त जितना नहीं था। वो बेहद कमजोर और डरपोक राजा थे। जिस समय वो राजा बने थे उस समय शक राजाओं, जिन्हें कि सीथियन कहा जाता है, उनके हमले शुरू हो गए थे। ये हमले पंजाब के एरिया में होते थे। जो उनके सामने सरेंडर नहीं करता था वो उस राज्य को तहस नहस कर देते थे। समुद्रगुप्त के काल में शक राजाओं को उन्होंने दबाकर रखा था और वो हमला नहीं कर पाए थे उनके एम्पायर पर। लेकिन रामगुप्त को अपने चंगुल में फंसाने में सीथियन कामयाब हो गए। चौथी सदी में ही एक नाटक में रामगुप्त के कमजोर होने का सबूत मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक में विशाख दत्त ने इस कहानी को लिखा। नाटक के अनुसार बिना लड़े ही रामगुप्त शक राजाओं के आगे सरेंडर करने को तैयार हो गया था। कहा जाता है कि दुश्मन ने रामगुप्त से कहा कि वो खुद को सरेंडर करने के साथ ही अपनी पत्नी को भी राजा के सामने पेश करे। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। उन्हें ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है। रामगुप्त इतने कमजोर थे कि इस बात के लिए मान भी गए। तब उसके भाई ने अपने राज परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने एक पालकी भेजी। इस पालकी में रानी ध्रुव देवी को लेकर जाया जा रहा था। लेकिन यह बात शक राजाओं को बताई गई थी। असल में ऐसा था नहीं। इस पालकी में एक भी महिला नहीं थी, बल्कि महिलाओं के भेष में स्वयं ध्रुव स्वामिनी का देवर और उसके वफादार सैनिक थे। जब यह पालकी शक राजा के शिविर में पहुंची तो शक राजा ने रानी की सुंदरता को देखने की जल्दी में खुद ही अपने कदम पालकी की ओर बढ़ा दिए। उसने उस वक्त किसी को भी अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि वो अकेले ही रानी को देखना चाहता था। इधर जैसे ही शिविर में राजा घुसा, राजकुमार ने मौका पाते ही पालकी से छलांग लगाई और राजा पर अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में राजा को संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस तरह शक राजा, जो गुप्त साम्राज्य के राजा को घुटनों पर लाने की सोच रहे थे, उनके मंसूबों पर एक गुप्त राजकुमार ने ही पानी फेर दिया। इसके बाद उस बहादुर राजकुमार ने शकों को बड़े पैमाने पर हराया और अपने कायर भाई को मार डाला। ध्रुव देवी, जिसकी जान बचाने के लिए उस राजकुमार ने शक राजाओं के पास जाने में हिचक तक नहीं की, उसने उससे शादी कर ली। शक राजाओं पर इस जीत ने गुप्त राजाओं को सिंध, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा के प्रांतों को अपने साम्राज्य में शामिल करने का मौका दिया। रामगुप्त की इस कायरता से मगध को मुक्त करके इस राजकुमार ने खुद गद्दी संभाली। जानते हैं ये राजकुमार कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ये वही राजा हैं जिनके नाम पर आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को भारत के स्वर्णिम युग में से एक माना जाता है। हालांकि इस कहानी को लेकर कई इतिहासकार इसे सही मानने से मना करते हैं, क्योंकि इसका एकमात्र सोर्स है विशाख दत्त का नाटक देवी चंद्रगुप्तम। इतिहासकार जैसे कि आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये कहानी किस हद तक वास्तविक ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाती है। यहाँ तक कि रामगुप्त का उल्लेख गुप्त राजाओं के शिलालेखों में भी नहीं मिलता है। लेकिन इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन भारत में जब किसी राजा को कोई दूसरा व्यक्ति डिसमिस करके गद्दी संभालता था तो उसे रिकॉर्ड्स पे मेंशन नहीं किया जाता था। अक्सर ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि सारा ध्यान फिर उस ताकतवर राजा पर चला जाता था जिसने उसे हटाया था। रामगुप्त के केस में यही हुआ। उसकी कमजोरी के चलते उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हटाया और विक्रमादित्य के शानदार शासन की वजह से रामगुप्त को उस टाइम के लेखकों में किसी ने जगह नहीं दी।
हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम की कहानी को पूरी तरह से झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इन घटनाओं को बाद की कहानियों में भी लिखा गया, वो भी 9वीं सदी के हर्षवर्धन के काल में। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट भी इस घटना के बारे में लिखते हैं कि शक के राजा को अपने दुश्मन के शहर में किसी और की पत्नी से प्रेम करते समय चंद्रगुप्त ने अपनी मालकिन के वेश में छुपकर मार डाला। इतिहासकार R.K. मुखर्जी सबसे बड़ी बात यह कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ध्रुव देवी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी, जो उनके अगले उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम की मां भी थी। इस प्रकार ये काफी संभव है कि विशाख दत्त ने अपने कथानक को ऐतिहासिक व्यक्तियों के इर्द गिर्द बनाया था, जो उनके समय में उनके बारे में ज्ञात था, जिसमें शायद सिंहासन को लेकर या संभवतः ध्रुव देवी को लेकर दोनों भाइयों के बीच किसी स्थायी दुश्मनी की याद भी शामिल थी। इस तरह दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वीरता से न सिर्फ गुप्त साम्राज्य की लाज बची, बल्कि एक ऐसे लीडर के हाथों में गुप्त साम्राज्य की डोर गई जिसने न सिर्फ बाउंड्रीज को जीता, बल्कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को भी डेवलप किया। उन्होंने ये किया कैसे, उसकी कहानी आपको जल्द ही सुनाऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़ी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।